ठीक है, तो आपका फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है और एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्लास 8 में भी ये चैप्टर आपके हैं और 9th में थोड़ा और क्या है डिटेल्स में भी है और बहुत सारे लॉज ऑफ मोशन को देखेंगे। क्लास 8 में लॉज ऑफ मोशन ही था, है ना। क्लास 8 में क्या है, फोर्सेस है, टाइप ऑफ फोर्सेस थे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस थे, कॉन्टैक्ट फोर्स, इन कॉन्टैक्ट फोर्स था, है ना। तो फिर देखते हैं इसको थोड़ा सा अभी, है ना, लॉज ऑफ मोशन पे भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लॉज का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, रूल्स, है ना। तो रूल्स हमें देखने हैं किसका, मोशंस के। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, है ना। तो जो मोशन है उसके पीछे क्या लॉज हैं और उसमें फोर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो वो चीज़ें हम क्या करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, है ना। तो लिखो, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, है ना। ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, व्हाट इज द, है ना, ये लिखना क्वेश्चन। और आप वन लाइन आप छोड़ देना बस, और सेकेंड क्वेश्चन आप राइट डाउन करना कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। चैप्टर, है ना, पहले फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 8 है, उसमें हमने देखा था कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, है ना। तो अभी हम देखेंगे कॉज ऑफ मोशन। तो व्हाट कॉजेज मोशन, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन या व्हाट कॉजेज मोशन। एक लाइन आप स्पेस छोड़ देना। फिर सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। ठीक है, जो सेकेंड क्वेश्चन है हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, किसी को याद है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, किसी को याद है पिछले चैप्टर का, एक्सेलरेशन। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे आप, एक्सेलरेशन। फर्स्ट का नहीं, सेकेंड का, व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, आंसर क्या है, एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वो कॉज है जो कि मोशन को चेंज करता है। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि कॉजेज ऑफ मोशन, मोशन का क्या कॉज है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पीछे क्या कॉज है ना। तो फिर कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, जो भी ये व्हीकल है इसको कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कि वो क्या हो, मोशन में जाए। तो ये कैसे मोशन में होगा, बाय अप्लाइंग फोर्स, है ना। तो अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि मोशन के पीछे क्या कॉज है, फोर्स है। ठीक है, तो कॉज ऑफ मोशन क्या होगा, फिर कॉज ऑफ मोशन क्या हो गया, फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं, फोर्स, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्स। और जो हमने सेकेंड क्वेश्चन लिखा था कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, उसका आंसर क्या था, एक्सेलरेशन। कॉज ऑफ मोशन फोर्स एंड कॉज ऑफ चेंज इन मोशन क्या है, एक्सेलरेशन। फिर क्वेश्चन क्या है, कैन फोर्स को क्या हम देख सकते हैं, फोर्स को देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं फोर्स को। तो फोर्स को हम सीन नहीं कर सकते, है ना। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, कैन फोर्स बी सीन, आंसर क्या होगा, नो। तो देख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस है। उसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ है उसके इफेक्ट्स, है ना। तो फोर्स को हम देख नहीं सकते बट उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन लिखोगे, कैन फोर्स बी सीन, आंसर क्या होगा, नो, बट वी कैन एक्सपीरियंस देयर इफेक्ट्स। हम इसके इफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे, रोज ही आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जहाँ पे आप फोर्स को क्या करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं ना। गेम वगैरह खेल लो, आप बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग है, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे सब बहुत इन्वॉल्वमेंट है ना। तो फोर्स का क्या है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। फोर्स को देख नहीं सकते बट हम फोर्स को, है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे, उसके इफेक्ट्स के को एक्सपीरियंस करके। तो क्या क्या इफेक्ट्स है ना, तो थोड़ा सा हेडिंग लिख देना, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि ये इफेक्ट्स होंगे तो पक्का उसके पीछे किसका हाथ है, फोर्स का। तो उसके इफेक्ट्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ऐसा इफेक्ट दिखे हमें अपनी सराउंडिंग में, इसका मतलब क्या है कि ये इफेक्ट्स के पीछे रोल किसका है, फोर्स का, है ना। क्लास 8 में भी आपने
क्या होगा, तो फास्ट फास्ट लिखोगे क्या, इफेक्ट्स क्या है, फर्स्ट रेस्ट को मोशन में कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आपने फुटबॉल है सपोर्टेड है ना ग्राउंड पे और किक मारा आपने, तो रेस्ट से क्या हो गया वो मोशन में, कैसे, तो उसके पीछे फोर्स है, फोर्स कहाँ से आया, तो किक हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में हम अपने उस एक्शन से फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना। सेकेंड इसका अपोजिट, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे भी ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया रेस्ट टू मोशन, उसके पीछे रोल किसका है, फोर्स का है। सेकेंड मोशन टू रेस्ट, सेकेंड क्या हो गया, मोशन टू रेस्ट, है ना। देखो ये किक करेंगे ये, तो फिर रेस्ट से क्या होगा, मोशन में हो गया। फिर मोशन टू रेस्ट, है ना, किसी बैट्समैन ने हिट किया और कैच करके क्या किया, बॉल को रेस्ट पे कर दिया, बाउंड्री जाने से रोका वगैरह वगैरह, कैसे, तो फोर्स अप्लाई करके, तो मोशन टू रेस्ट सेकेंड इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या था, रेस्ट टू मोशन, दूसरा इफेक्ट क्या है, मोशन टू रेस्ट। थर्ड इफेक्ट चेंज इन स्पीड, स्पीड चेंज करके, है ना। आप पेरेंट्स के साथ घूमने फिरने जाते होंगे, है ना, थोड़ा सा वो गियर वगैरह लगाते होंगे, गाड़ी को एक्सेलरेट करते होंगे, स्पीड उसकी इंक्रीज होती होगी, ब्रेक लगाते होंगे, डिक्रीज होती होगी, तो इनडायरेक्टली वहां पे क्या हो रहा है, रोल फोर्स ने स्पीड को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, फोर्स ने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। फोर्स है तो उसके पीछे एक्सेलरेशन है इनडायरेक्टली, है ना। अगर फोर्स है, इस चैप्टर में देखेंगे, अगर वहां पे फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। फिर तो ये ब्रेक वगैरह लगाया, स्पीड चेंज हुआ। फिर फोर्थ चेंज इन डायरेक्शन, बॉलर ने बहुत हाई स्पीड से बॉल, है ना, फेंका किसकी तरफ, बैट्समैन की तरफ नहीं, विकेट की तरफ, तो बैट्समैन ने क्या किया, उसे हिट किया और डायरेक्शन दे दिया किधर, बाउंड्री की तरफ, है ना। तब सुनते होगे ना कि इन्होंने बस क्या दिया, बॉल को एक थोड़ा सा डायरेक्शन दे दिया, बॉल के पास तो इतनी स्पीड थी ही, बॉलर बहुत हाई स्पीड में बॉल किया, बस बैट्समैन ने क्या किया, उसके डायरेक्शन को चेंज किया और बॉल कहाँ चला गया, हो सकता है बाउंड्री क्रॉस कर जाए ना। फिर नेक्स्ट चेंज इन शेप वगैरह भी क्या हो सकता है, फोर्स के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं और होता भी है। तो ये सारे क्या है, इफेक्ट्स हो गए, है ना। देखो ये क्या बन रहा है, एक पॉट बन रहा है ना, कितना अच्छा शेप उसको दिया जा रहा है बाई अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के इफेक्ट्स के थ्रू हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये क्या हो गए, उसके इफेक्ट्स हो गए ना। तो ये सारे इफेक्ट्स हमने देख लिया। तो क्या फोर्स, है ना, अब फोर्स के कुछ हम देख सकते हैं टाइप्स। तो टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस, है ना। क्लास 9th में स्कूल का काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है ना, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना या इनको डिफाइन करना, स्कूल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स को आपको क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है या उसे डिफरेंशिएट करना होता है ना। तो टाइप्स ऑफ फोर्स हो गए, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अगर फोर्स बैलेंस है, क्या है, फोर्स बैलेंस है ना। अब धीरे धीरे आप थोड़ा सा फोर्स को आइडेंटिफाई करोगे, बहुत डिफरेंट टाइप के फोर्स होते हैं। जैसे नोटबुक है, ये नोटबुक की जगह पे जैसे ये बुक है, मैंने अपने पाम पे रखा, ठीक है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, तो इस पे अगर मैं पूछूं कि टोटल कितने फोर्स लगे हैं और वो फोर्स किसने एक्ट किया है, ठीक है, तो इस पे टोटल कितने फोर्स लगे हैं, कोई बता सकता है, 2-3 लगे हैं। 2 या 3, पहले एक बार कंफर्म हो जाओ फिर कमेंट करना, ठीक है। चलो इसके अकॉर्डिंग 2, और कोई, आप खुद के ना कंफर्म हो जाना है फिर कमेंट करना है ना कि इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। अगर 0 लग रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं 0, 0 1 2 3 4 5, तो 3 में 3 स्टूडेंट्स और बाकी 3 में एक और इंक्रीज हो गया, तो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर आंसर नहीं देना है ना कि उसने बोला 3 तो मैंने भी बोला 3। चलो 3 बोल रहे थे ये पीछे, और भी बताएगी 3 कैसे, हाँ, ग्रेविटी से नीचे पुल कर रही है। ऑब्जेक्ट मेरे हैंड में हो या ना हो, ग्रेविटी क्या करती है, ऑलवेज ऑब्जेक्ट को नीचे पुल कर रही होती है, तो ग्रेविटी पुल कर रही है, अर्थ पुल कर रही है। फिर मेरे हैंड के थ्रू मस्कुलर फोर्स लगा हुआ है, सेकेंड फोर्स हो गया, और
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, वो तो प्रेशर हो गया, फोर्स की बात हो रही है। नहीं, फ्रिक्शन रिडक्शन नहीं है। तो टोटल यहाँ पे 2 टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। कितने हैं? रेजिस्टेंस को नहीं माना जाएगा सर? रेजिस्टेंस अभी कुछ अभी नहीं है ना, ये मोशन में नहीं है अभी, एयर के साथ कोई इसका रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है ना, कोई ड्रैग वगैरह नहीं है। तो टोटल कितने फोर्स हैं? 2 फोर्सेस है। एक जो ग्रेविटी इसे चाह रही है, ये बुक कहाँ जाए? नीचे। फिर मेरा मस्कुलर फोर्स जो है क्या चाह रहा है? इसे ऊपर की तरफ इसको होल्ड कर रहा है ना। तो एक्चुअल में ये जो मस्कुलर फोर्स है, या बोल सकते हैं कि ये जो हमारे हैंड का जो सरफेस है, ये सरफेस लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये हैंड का सरफेस है ना। यही सेम दिख रहा है, टेबल पे है, तो टेबल पे तो मस्कुलर फोर्स है नहीं, तो फिर टोटल कितने फोर्स हो गए? मस्कुलर फोर्स गायब हो गया, टोटल कितने फोर्स हो गए? फिर टोटल कितने फोर्स हो गए यहाँ पे इस केस में, टेबल वाले केस में टोटल कितने फोर्स हो गए? बताओ, टोटल कितने फोर्स हो गए इस केस में? सर 2 ही हुए सर। कैसे? सर ग्रेविटी तो है ही है सर। हाँ, ग्रेविटी चाह रही है कि ये जो भी नोटबुक है नीचे आ जाए, ग्रेविटी के थ्रू फोर्स लग रहा है। देन बट सर टेबल रोक रहा है। टेबल कैसे रोक रहा है? टेबल के पास मस्कुलर फोर्स थोड़ी नहीं है। बट सर टेबल भी तो कोई फोर्स लगाएगा तभी तो रोकेगा सर। कैसे रोक रहा है? वही तो सोचना है ना, वो कोई को तो ढूंढो कि टेबल कोई फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगा रही है, वो उल्टा फोर्स लगाता है। कैसे? उसके पास मसल थोड़े नहीं है यार कि मस्कुलर फोर्स वगैरह लगाए। हो गया ना Third law of motion। सर यस सर। अरे लॉ नहीं, फोर्स कौन सा लग रहा है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे पहुंच गए। अभी फर्स्ट लॉ तो हमने किया ही नहीं। फोर्स को आइडेंटिफाई करो, कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अभी आपके नॉलेज में वो फोर्स नहीं है, धीरे धीरे उस फोर्स की तरफ आएंगे। ये जो सरफेस है टेबल का, जो सरफेस है ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, वो क्या करता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में हो, एक तरीके से बोल सकते हैं टेबल लगा रहा है एक कांटेक्ट फोर्स। क्या लगा रहा है? टेबल कांटेक्ट फोर्स। और उस कांटेक्ट फोर्स में भी बहुत टाइप ऑफ फोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये जो सरफेस लगा रहा है, वो लगा रहा है फोर्स कौन सा? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू सरफेस ऑफ टेबल। सरफेस ऑफ टेबल क्या लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? ये नॉर्मल फोर्स। दैट्स वाई ये जो नोटबुक है, ये क्या है? अभी रेस्ट पे है। इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स और जो अर्थ के थ्रू जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों सेम अमाउंट में लगा रहे हैं, तो दोनों का इंपैक्ट क्या हो गया? एक दूसरे से कैंसल आउट हो गया। अगर मान लो अर्थ ज्यादा फोर्स लगा दे एज टू नॉर्मल, तो फिर इसे नीचे जाना पड़ेगा। नहीं जा रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड या वैल्यू है वो क्या है? सेम है। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि फोर्सेस बैलेंस्ड हो चुकी है। क्या हो रखी है? बैलेंस। तो व्हाट इज बैलेंस फोर्स? तो फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यूज, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड टर्म को आप और थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, और सेम बॉडी पे, यानी डिफरेंट बॉडी पे नहीं, सेम बॉडी पे। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि सारे फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस है ना। राइट डाउन करोगे आप, चाहो तो ये डायग्राम बना लेना आप। ऊपर नॉर्मल फोर्स, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ के थ्रू लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। है ना। नॉर्मल फोर्स को हम बहुत अच्छे से डीप में जाकर देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स होता क्या है। कोई सरफेस नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है ना, उसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी कंसेप्ट है, तो वो पूरा डिटेल में हम मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल पे जाकर क्या करेंगे? नॉर्मल फोर्स को प्रॉपर तरीके से समझेंगे हम, है ना। वहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल के कुछ कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो हो गया कि फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑन द सेम बॉडी, तो ये बैलेंस फोर्स हो गया। फिर दे डू नॉट चेंज द स्टेट। स्टेट जो है बैलेंस फोर्स स्टेट को चेंज नहीं करता। बैलेंस अगर फोर्स है तो स्टेट चेंज नहीं होगा। स्टेट का मतलब 2 स्टेट हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के, है ना। स्टेट्स को ब्रैकेट में लिख लेना। स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, है ना। स्टेट्स का मतलब रेस्ट। अगर फोर्सेस बैलेंस है और ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्टिंग से रेस्ट पे है तो फाइनली वो रेस्ट पे होगा। या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है,
तो वो यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन रहेगा। वो अगर इनिशियली मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, अनबैलेंस सारी फोर्सेस बैलेंस है, तो यूनिफॉर्म मोशन उसका मेंटेन होगा। रेस्ट पे है इनिशियली, तो फाइनली भी वो रेस्ट पे ही रहना है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, बैलेंस फोर्स। सारे फोर्सेस क्या हो गए, एक दूसरे के इम्पैक्ट को या इफेक्ट को क्या कर दिए, कैंसल आउट कर दिया। डन। डायग्राम भी आप बना लेना, ठीक है। डायग्राम बनाने से क्या होगा, विजिबिलिटी अच्छी होगी, रिवीजन वगैरह करोगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहेगी। बैलेंस फोर्स, ठीक है, बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, है ना, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट, ठीक है। द फोर्स विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, है ना। सेम बॉडी पे तो फिर से अप्लाई हो रहा है, पहले भी सेम बॉडी पे अप्लाई हो रहा था, बट अभी क्या है, वो पहले इक्वल था, अब वो इक्वल नहीं है, तो एक दूसरे के इंपैक्ट को फिर कैंसल आउट नहीं कर सकते। तो फिर अगर इंपैक्ट कैंसल आउट नहीं होगा तो फिर स्टेट चेंज डेफिनेटली होगा, है ना। जैसे ये दिख रहा है ना, दोनों बच्चे क्या हैं और अनबैलेंस्ड है, तो इफेक्ट दिखा, एक ऊपर की तरफ चला गया और एक नीचे की तरफ चला गया। किसने ज्यादा फोर्स लगाया, बॉय ने या गर्ल ने? हाँ, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स का एक मतलब अच्छा एग्जांपल बन जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हो ना, फोर्सेस विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। फिर सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, दे चेंजेस या दे चेंज द स्टेट। स्टेट को क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे। दे चेंज द स्टेट, स्टेट इसमें चेंज होगा ही होगा, ठीक है। चेंज द स्टेट, रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट। फिर यहाँ पे अपने आप क्या होगा, उस अनबैलेंस फोर्स से एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, कॉजेज एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। डन। तभी हमने देखा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, एक्सेलरेशन। अगर क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, ये नोट करो आप, फिर वो क्वेश्चन हम राइट डाउन करेंगे। कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या कॉज है ना। साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऐसे ही सोचते हैं यार इसके पीछे क्या कॉज है, फिर उस कॉज के पीछे क्या कॉज है, फिर कॉज का स्क्वायर, फिर कॉज का क्यूब, फिर कॉज 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 कॉज, और कोई एक पर्टिकुलर, है ना, रिजल्ट के पास या नए, है ना, लॉज के पास क्या करते हैं, वो पहुंचते हैं और उसकी डिस्कवरी कर पाते हैं, है ना, क्या करके, कॉज पे थिंक आउट करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप कि कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या है, चेंज करना मोशन को, बट एक्सेलरेशन आया कहां से, उसका क्या कॉज है, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। आंसर क्या लिखोगे, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है ना। तो वहां पे एक्सेलरेशन का इम्पैक्ट आ जाता है या एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, है ना। अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है ना, ठीक है। हमने फिर अब हम बात करेंगे बच्चे थोड़ा सा, अब चले, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स आपके स्कूल का काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है, तो अच्छे से आप डेफिनेशंस वगैरह दोनों का डिफरेंस याद रखोगे आप, है ना, और ऐसे क्या कर दोगे आप, एक्सप्लेन करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर अब बातें हम इनर्सिया पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, इनर्सिया, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है ना, जनरली में भी आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ शायद याद हो या आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो, पढ़ा है कभी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो भी फोर्सेस लग रही है, सारी फोर्सेस क्या कर रही है, एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट, मतलब बैलेंस्ड है। क्या है, फोर्सेस बैलेंस है। अगर फोर्सेस बैलेंस है और ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियली रेस्ट पे है। दूसरा क्या हो सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है, दो ही स्टेट होंगे, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन।
और सारी फोर्सेस क्या हैं, सारी फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस। ठीक है, तो इसकी औकात नहीं है कि ये रेस्ट से कहाँ पहुंच जाए, मोशन में। या जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। कोई मैग्नीट्यूड होगा उसका, मान लो वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, साथ साथ कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो ना वो अपना डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, ना अपना स्पीड चेंज कर पाएगा। कब तक, जब तक सारी फोर्सेस क्या है, सारी फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस। तो फिर ऑब्जेक्ट को आप मूव नहीं करा पाओगे। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक फोर्सेस को अनबैलेंस ना किया जाए। बात है समझ में, बात है समझ में, है ना। तो आपके घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं ऐसे, मान लो रखे हुए हैं अलमीरे वगैरह में या कहीं पे डेस्क पे, टेबल पे, जब तक किसी ने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स को डिस्टर्ब नहीं किया, वो मूव हो नहीं सकता, है ना। ये नहीं कि आप आ जाओ और नोटबुक बोलो आ जाए यार नोटबुक आ जा, तो फिर वो नहीं आ सकता। सारी फोर्सेस क्या है, उस पर बैलेंस है। आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को अनबैलेंस करेंगे तो उसका स्टेट चेंज होगा, अदरवाइज स्टेट क्या रहेगा उसका, रिमेन सेम। ठीक है, अब हुआ कि अच्छा यार, तो इसको इतनी मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं अनबैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके से देखो कि क्या है, ये ना कुछ अपना एक वैल्यू चाह रहा है, अपना रिस्पेक्ट चाह रहा है ना। ये मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है ना, आप लोगों की तरह जिद्दी है। ठीक है, तो फिर इसके पीछे साइंटिस्टों ने सोचा कि क्या इसके पीछे कॉज है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। फिर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें किया गया और फिर देखा गया कि चलो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, हो सकता है छोटा सा है बेचारा, है ना, ज़्यादा दुलार प्यार चाहता हो, कोई बात नहीं, बड़े ऑब्जेक्ट को ले लो आप। ये भी रेस्ट पे था, ये भी क्या है, रेस्ट पे। तो क्या ये खुद से मोशन में जा सकता है, ये भी खुद से मोशन में, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन में हमें दिखता है कि इस पे भी हमें इसके फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस। क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस। कैसे करेंगे अनबैलेंस, मान लो नोटबुक रखा हुआ है, क्या करोगे आप, जाकर मस्कुलर फोर्स लगाओगे और उसको डिस्टर्ब कर दोगे। देखो ये स्टेट इसका क्या हो गया, चेंज हो गया स्टेट। कैसे चेंज हो रहा है, फोर्सेस क्या है यहाँ पे, अभी इस केस में अनबैलेंस है। क्या है, फोर्सेस अनबैलेंस है, तो इसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि अगर स्टेट को चेंज करना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स, है ना। फोर्सेस वगैरह हमें अप्लाई करके जो भी उसके बैलेंसिंग हो रखी है फोर्सेस, उसको अनबैलेंस करना है। तो ये बात कंसेप्ट आ गया फिजिक्स। और फिर आप गए, फिर आपको दिखा यार बड़ा सा ट्रक है रोड पे, रेस्ट पे है, अब उसको क्या करेंगे हम, अनबैलेंस। कैसे, फोर्स लगा गया। तो पीछे से क्या किया हमने, उसको फोर्स लगाना स्टार्ट किया और ट्रक क्या हुआ, वो बहुत हाई स्पीड में यूं चला जाएगा। होगा ऐसा, नहीं होगा। कितना भी हम उस पर फोर्सेस लगाएं, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी भी वो बैलेंस्ड है। सारी फोर्सेस क्या है, सारी फोर्सेस क्या है, बैलेंस है ना। उसको डिटेल में देखेंगे कि वहां पे फोर्सेस बैलेंस क्यों है। ठीक है, तो अब ने कहा कि यार रुक जा, अब दोस्त को भी बुलाते हैं, तो तुरंत दोस्त को भी बुलाया, वो भी आ गया। फिर हम लगा रहे ट्रक को फोर्स, 2 लोग, तो फिर वो मूव होगा, होगा तो नहीं। फिर और 2-4 गैंग बुला लिया, फिर क्या होगा, थोड़ा बहुत अब ट्रक मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये छोटा ऑब्जेक्ट था, इसको मूव करना था तो बहुत नॉर्मल एफर्ट्स लगाया हमने और ये क्या हो गया, मूव हो गया। बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, तो नॉर्मल एफर्ट से ये मूव नहीं हो रहा है। तो फिर वह ऐसा क्यों हो रहा है, ये छोटा नॉर्मल एफर्ट से मूव हो रहा है, स्टेट चेंज कर पा रहे हैं। बड़े के लिए हमें नॉर्मल एफर्ट्स नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स की क्या है, नीड है। क्यों, क्यों, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे। छोटा ऑब्जेक्ट नॉर्मल एफर्ट्स, बड़ा ऑब्जेक्ट ज्यादा एफर्ट्स, तभी उसका स्टेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ऐसा क्यों, हाँ, वेट क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसके पीछे कॉज क्या है, वेट। सेम ये क्वेश्चन मैंने, है ना, 8th क्लास से भी पूछा तो उन्होंने भी आंसर दिया। इसका मतलब आजकल के जो स्टूडेंट हैं, छोटी क्लास के हो या बड़ी क्लास के, उनके पास नॉलेज प्रॉपर इनकरेक्ट रहता है। क्या रहता है, प्रॉपर इनकरेक्ट रहता है। तो इसके पीछे कॉज वेट नहीं है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा
थोड़ा सा हल्का सा सुपर पावर भी है ना, तो सच में है सुपर पावर, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कितने भी हैवी ऑब्जेक्ट लाओ, मैं उसको यूं अपने फिंगर से ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा और क्या होगा, वो मूव ही नहीं, बुलेट की तरह वो उड़ जाएगा वो। इवन मैं अर्थ को भी क्या कर सकता हूँ, अपने ऐसे फिंगर से, एक फिंगर से ऐसे चुटकियों भर फोर्स लगाऊंगा और क्या होगी, अर्थ स्पेस में, यूनिवर्स में खो जाएगी अर्थ। तो इतना पावर है हमारे अंदर। अगर चाहते हो, आपको भी वो पावर चाहिए, कितने चाहते हो वो पावर चाहिए? मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि वो पावर है, और वो पावर मैं आपको बस 2 मिनट में दे दूंगा। रेज करो बस, आप हैंड रेज करो, रेज करो, हैंड रेज करो, आप रेज करो, हैंड रेज करो। पक्का वो मैं पावर दूंगा, नॉलेज के थ्रू पावर दूंगा, है ना। मेरा काम क्या है, पावर देना स्टूडेंट्स को विद हेल्प ऑफ नॉलेज। नॉलेज के थ्रू मैं वो पावर क्या करूंगा, आपके अंदर ट्रांसफर करूंगा। एक बढ़िया सा, है ना, मंत्र है, बोलूंगा और वो मंत्र आपके पास पहुंच जाएगा। चाहिए किसी को? कार्तिक को चाहिए तुझे? उनके पास भी पहुंचेगा ना, मैं बोलूंगा तो फिर जो है ना मंत्र वो सुनेंगे, है ना, तो फिर उनके अंदर वो पावर पहुंचेगा। किसी को नहीं चाहिए? बोलो, मैं तो स्किप कर दूंगा वो, मैं ही रखो। पक्का चाहिए? आप कितने भी हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो, आपके अंदर वो सुपर डुपर पावर आ जाएगा। इस बात क्या है ना, बिलीव ही नहीं कर रही है, इस वजह से नहीं कर रहे। चलो, मैं फिर भी वो मेरा काम है, फिर भी स्टूडेंट चाहे या ना चाहे वो क्या करना है, नॉलेज उन तक पहुंचाना है। कैसे, आप समझो। मान लो बहुत बड़ा अलमीरा है, आप फोर्स लगाओगे, है ना, पूरा उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह चीजें घर की भरी पड़ी है, वो मूव नहीं होगा, है ना। क्या किया जाए उसको, है ना, थ्रेड वगैरह या रस्सी से क्या किया जाए, चारों तरफ से बांध दिया जाए, है ना, और उसको हैंग कर दिया जाए, है ना। अब अलमीरा है बहुत हैवी सा और हैंग हो रखा है। अब मैं आपको बोलूं ऐसे करो, क्या होगा, मूव होगा। ऐसे मारोगे तो क्या होगा, वो मूव हो जाएगा। सोचो, इतना हैवी अलमीरा है, कैसे मूव हो रहा है? हो रहा है ना मूव, देखिए पावर है आपके अंदर। अब इसको रिप्लेस कर दो, अलमीरे की जगह पे अर्थ को हैंग कर देते हैं। क्या करते हैं, अर्थ को हैंग कर देते हैं। और अर्थ को ऐसे करोगे क्या होगा, मूव होगी अर्थ, होगी अर्थ, मूव नहीं होगी? अरे होगी, नहीं होगा? अरे अर्थ भी मूव हो, ये मूव तो छोड़ो, फूंक मारोगे तो अर्थ उड़ जाएगी, है ना। फूंक मारोगे तो क्या होगा, अर्थ उड़ सकती है अर्थ, है ना। तो अर्थ का सोचो, अच्छा अर्थ का छोड़ो, अर्थ पे इतना आपका नहीं आ रहा है वो ना, बिलीफ फैक्टर नहीं आ रहा है। अलमीरा तो हिला सकते हो ना, हैंग रहेगा तो हिला सकते हो अलमीरे को। अलमीरा तो बहुत भारी है, तो आप कह रहे हो कि इस पे ज्यादा एफर्ट्स क्यों लगाना पड़ा, वेट की वजह से। बट अलमीरा का तो वेट बहुत है, नॉर्मल एफर्ट से मूव हो रहा है। इसका मतलब इसके पीछे वेट कॉज नहीं था। बात है समझ में? चलो फिर से, है ना, थोड़ा सा आते हैं। अर्थ को भी आप चाहोगे हैंग करके आप उड़ा सकते हो, है ना, अर्थ को भी आप उड़ा सकते हो, ठीक है। तो जो छोटा ऑब्जेक्ट है, ज्यादा एफर्ट चाहिए उसको मूव कराने के लिए। जो हैवी ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसे क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, ज्यादा एफर्ट्स लगाने की नीड है। तो उसके पीछे क्या है कि ज्यादा मतलब ये कम आलसी है और ये क्या है, ज्यादा आलसी है। दो भाई हैं घर में, मम्मी एक को बोलती है बेटा उठ जाओ पढ़ो, सुबह हो गया, तो आराम से उठ जाता है, नहाता धोता है, बैठ जाता है अपने स्टडी टेबल पे और स्टडी स्टार्ट कर देता है। दूसरा, मम्मी ने बोला उठो बेटा, रुक जाओ 2 मिनट में उठता हूँ, फिर 2 मिनट निकल गया, फिर मम्मी बोल रही है अरे 2 मिनट, ऐसे करते करते वो पता नहीं कितने 2 मिनट निकाल रहा है और मम्मी बार बार उसको बोल रही है, नहीं मान रहा है। फिर मम्मी ने रिक्वेस्ट पहुँचाया किस पे, पापा के पास। तो पापा ने लगाया थोड़ा ज़्यादा सा एफर्ट्स अपने कुछ हैवी वर्ड्स से, तो फिर क्या हो गया, वो उठ गया। क्यों ऐसा हो रहा है, उसे ज़्यादा डोज क्यों चाहिए, कोई ना कोई तो होगा लॉजिक, ज़्यादा आलसी होगा वो, लेजीनेस क्या होगा उसके अंदर, ज़्यादा होगा। तो सपोर्टेड इसके अंदर भी वो लेजीनेस ज़्यादा है और इसके अंदर क्या है, कम है। क्यों लेजीनेस उसके अंदर ज़्यादा है, उसके अंदर लेजीनेस ज़्यादा क्यों है? एक बार बोलने पे बेटा जग जा पढ़ फिर स्टडी कर, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? तो उसके पीछे रीजन है, उसका नेचर ही वैसा है। क्या है,
उसका बिहेवियर, उसका नेचर ही वैसा है कि 2-4 पापा की गालियां नहीं पड़ेंगी तो वो उठेगा नहीं, उसका बिहेवियर और नेचर ही क्या है वैसा। और एक है पापा प्यार से बोल दे, मम्मी प्यार से बोल दे, आराम से क्या होता है वो जग जाता है। तो तुम लोग किस वाले नेचर में हो? दोनों। ठीक है, तो कॉज क्या था कंसेप्ट? नेचर। क्या था कंसेप्ट? नेचर। तो ये जो छोटे ऑब्जेक्ट है इजीली हम उसको मूव करा पाते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट को हम इजीली मूव नहीं करा पाते हैं। उसके पीछे क्या है कि वो ज़्यादा क्या है लेजी है, और दूसरा क्या है कम लेजी है ना। दूसरे वर्ड में, ये तो समझने के लिए है, दूसरे वर्ड में बोलते हैं कि उसका नेचर है। क्या है? नेचर। वो चाहता है मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाया जाए, दूसरा चाहता है मुझे कम क्या लगाया जाए एफर्ट्स, और उस नेचर को बोलते हैं इनर्सिया। क्या बोलते हैं? इनर्सिया। जैसे लेजीनेस एक नेचर हुआ तो इनर्सिया भी क्या हो गया? नेचर, उस ऑब्जेक्ट का नेचर। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का नेचर है अच्छे से वो पढ़ते हैं, ज़्यादा बोलो नहीं, फिर आराम से प्यार से पढ़ते हैं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका नेचर होता है मम्मी पापा डांटे ओटे थोड़ा सा वगैरह वगैरह तब पढ़ेंगे, है ना। तो उनका क्या है? वो नेचर है। तो वैसे ही छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर नेचर होता है कि कम एफर्ट्स लगाओ तो वो मूव हो जाएगा, बड़ा ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स लगाओ एफर्ट्स लगाओ तो मूव होगा, और उस नेचर को क्या नाम दिया गया है? इनर्सिया। ठीक है, वो उसके अंदर की उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी या उसका खुद का क्या है? नेचर है ना। सबका अपना अपना नेचर होता है, तो वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। उसमें से एक नेचर क्या है? इनर्सिया। और इस नेचर से क्या होता है? वो अपने आप को चाहता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। ये चाह रहा है कि मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे ही रहूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्यों? उसका वो नेचर है, स्वभाव है, और उस नेचर और स्वभाव को क्या बोलेंगे हम? इनर्सिया। तो व्हाट इज इनर्सिया? उस ऑब्जेक्ट के क्या? नेचर। दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं प्रॉपर्टी। और उस नेचर से क्या चाहता है? वो अपने स्टेट, जो स्टेट है रेस्ट का स्टेट है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या चाहता है? वो यूनिफॉर्म मोशन में रहे। वो क्या है? उसका नेचर। और उस नेचर को क्या बोलेंगे हम? इनर्सिया। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है, ये नेचर होता है कि वो चाहता है कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, है ना। हम प्रैक्टिकली लेवल पे आप खुद देखो, अब जैसे कंडीशन में होते हो आप चाहते हो कि आपको डिस्टर्ब किया जाए, आप खेल रहे होते हो, कोई चाहता है कि नहीं यार आपका गेम रोका जाए, घर चलो वगैरह वगैरह, या कुछ आप ना मोबाइल पे गेम ही खेल रहे हो, कोई चाहता है कि उस डिस्टर्ब किया जाए? नहीं चाहता। सो रहे हैं, ठीक है थोड़ा और सो ले, है ना। तो हम चाहते हैं कि जिस स्टेट में है वो स्टेट हमारा क्या रहे? मेंटेन रहे, है ना। जो भी स्टेट है उस स्टेट को क्या चाहते हैं हर ऑब्जेक्ट? कैसे मेंटेन करना चाहता है वो? तो उसके अंदर एक नेचर है या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? इनर्सिया। अगर ये नेचर ज्यादा है, ये नेचर क्या है? ज्यादा, तो मतलब ज्यादा चाहता है, वो ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है कि नहीं मैं नहीं रहना चाहता, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर ये इनर्सिया कम होता है, और जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर इनर्सिया क्या है? ज्यादा है। ये ज्यादा अपने आप को अपोज कर रहा है चेंजेस से, और ये कम अपोज करता है। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको डिस्टर्ब करोगे ये डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इनर्सिया उसके अंदर ज़्यादा है और इसके अंदर इनर्सिया कम है। फिर देखा गया कि इसके अंदर इनर्सिया ज़्यादा क्यों है, ये नेचर इसके अंदर ज़्यादा क्यों है। होता है ना यार मेरा वो दूसरा वाला बच्चा तो यार पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं इतना ढीठ है, मतलब कितना भी डांटो बोल दो वगैरह वगैरह, उसका नेचर ही नहीं चेंज हो रहा है, पता नहीं कैसे उसके अंदर ये नेचर आ गया। ठीक है, तो कोई ना कोई उसके पीछे क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉज होगा कि वैसा वो बिहेव क्यों कर रहा है। ये क्या बिहेव करना चाह रहा है कि कोई थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाए मूव हो जाए। ये क्या चाह रहा है कि कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाए तभी मैं अपना स्टेट क्या करूँगा, चेंज करूँगा। किसकी वजह से? तो इसके अंदर ज़्यादा इनर्सी है और इसके अंदर कम इनर्सी है। अब क्वेश्चन आ गया कि ठीक है स्टेट चेंज करना है, तो स्टेट कोई चेंज क्यों नहीं करना चाहता, उसके पीछे क्या कॉज है? इनर्सिया। अब किसी में ज़्यादा इनर्सिया है और किसी में कम, उस इनर्सिया के पीछे का क्या कॉज है? तो इस इनर्सिया के पीछे का कॉज है उसका मास। क्या है? उसका मास। तो मास ज़्यादा तो इनर्सिया भी क्या होगा? ज़्यादा। मास कम तो इनर्सिया भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा भी इनर्सिया पे हम बात करेंगे। तो इनर्सिया मीन्स व्हाट? इनर्सिया मीन्स व्हाट? रेसिस्ट। नहीं चाहता कि उसके स्टेट में क्या हो, चेंज हो, अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, लिख सकते हो इनर्शिया का डेफिनेशन। तो ये नेचर है, नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट का
तो इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट, वो रेसिस्ट करता है टू चेंज इन इट्स स्टेट, या तो मोशन का स्टेट या रेस्ट का स्टेट, जो भी दो स्टेट मेंटेन कर रखा है उस स्टेट को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता। अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको ये क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। क्यों रेसिस्ट कर रहा है, तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। क्या है वो, उसकी नेचुरल टेंडेंसी, और इस नेचुरल टेंडेंसी को वर्ड क्या दिया गया है, इनर्शिया। ठीक है, तो कोई बच्चा बहुत लेजी क्यों होता है, नेचुरली उसके अंदर वो टेंडेंसी है ना, क्या है, उसके नेचुरल वो टेंडेंसी है, और फिर जो नेचुरल चीज़ें होती है उसको फिर चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन स्कूल वगैरह में आपसे पूछे जाएंगे। तो तुम लोगों में किसके अंदर ज़्यादा ये इनर्शिया है स्टडी नहीं करने के लिए, किसके अंदर ज़्यादा इनर्शिया है, नेचुरल टेंडेंसी है ना, बोल सकते हो नेचुरल टेंडेंसी है, मैं क्या करूँ, नेचर ने मुझे दे रखा है कि मैं ना पढूं। किसी के अंदर अच्छा होता है, पढ़ता रहता है वो। ठीक है, चलो फिर अब है ना, इससे लिखना, एक नोट में लिखना पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फिर ये लिखेंगे हम। ये बोल सकते हैं इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इस लाइन का मतलब समझ में आया? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्या मतलब हो इसका, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक पे जैसा इफेक्ट करोगे दूसरे पे भी क्या होगा, वैसा इफेक्ट। तो मास इंक्रीज होने से उसके अंदर ये टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा रेसिस्ट करेगा, फिर वो स्टेट अपना चेंज करना उसका बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जो इनर्शिया है उसको हम मेजर करते हैं मास के टर्म में। तो व्हाट इज मास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, उसके इनर्शिया का वो मेजरमेंट है मास। तो मास का दो डेफिनेशन हो जाता है ना, थोड़ा सा आप अच्छे बच्चे की तरह आप कंसेप्चुअली चीज़ों को आप पढ़ो। तो मास के दो डेफिनेशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कुछ और डेफिनेशन होता है, और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स डेफिनेशन कुछ और होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स डेफिनेशन तो यहाँ दिख रहा है कि व्हाट इज मास, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया या मेजर्स ऑफ इनर्शिया। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बता सकता है कोई, है ऐसा अच्छा बच्चा जिसको थोड़ा बहुत चीज़ें याद हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री व्हाट इज मास। बनाओ ये कि मास को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री अलग तरीके से मास को डिफाइन करता है, फिजिक्स अलग तरीके से मास को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स व्हाट इज मास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, उसके अंदर जो इनर्शिया उसका मेजरमेंट है ना। और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास क्या है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो क्या हो गया उसका मास, केमिस्ट्री में उसको ऐसे डिफाइन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मास इज व्हाट, अमाउंट ऑफ व्हाट, सब्सटेंस, है ना, कितना वो अमाउंट है, अमाउंट वाइज डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया वाइज क्या करते हैं हम, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट होगा, ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी, मास होगा, तो ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, इनर्शिया होगा, तो ज़्यादा वो रेसिस्ट करता है वो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल्स हैं कि आप हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखो ये है ना, बहुत सिंपल सा है ना। अगली क्लास में इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे। क्या कह रहा है एक्सपेरिमेंट, आप घर पे भी 2-4 बार ट्राई करके आना, आपको भी एक एक्सपेरिमेंट में यहाँ इन्वॉल्व करूंगा ना। एक ग्लास लो आप, एम्प्टी ग्लास, है ना, एक पेज रख देना आप, क्या करना, पेज, और 1-2 रुपए का जो कॉइन है उसके ऊपर आप बिल्कुल मिडल में क्या करना, रखना, और जो पेज है एट फास्ट इसको बहुत तेज आपको क्या करना है, खींचना है, बहुत फास्ट खींचना है। तो बहुत फास्ट आप अगर खींचोगे तो ये जो कॉइन है क्या होगा, बिल्कुल ग्लास में जाएगा, पेपर के साथ मूव नहीं होगा। क्यों, इसके पीछे उसकी ये जो टेंडेंसी है इनर्शिया, लेजीनेस, रेस्ट पे है, तो वो क्या चाहेगा, रेस्ट पे ही रहो। पेपर को कह रहा है तेरे को मोशन में जाना है, जा। पेपर को मान लो ऐसे पुल करोगे आप, ठीक है, क्या करोगे आप, पुल, तो पेपर मोशन में होगा। कॉइन क्या है, रेस्ट पे, तो रेस्ट पे है तो क्या चाहेगा, अपनी स्टेट को
मेंटेन करना। क्यों? हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है कि अपने स्टेट को मेंटेन करना, और उस नेचुरल टेंडेंसी को दूसरे वर्ड में हम क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया। तो ये कॉइन चाहता है कि नहीं यार मैं यहीं रहूं, क्या रहूं मैं? यहीं। पेपर तुझे जाना है तो तू जा, तो पेपर चला गया और कॉइन क्या रह जाता है? यहीं का यहीं रह जाता है। बस नीचे से सपोर्ट हट जाएगा तो क्या होगा फिर? कॉइन कहाँ जाएगा? वो ग्लास में। कैरम में भी ऐसा होता है। पिरामिड बनाते हो आप, क्या बनाते हो आप? पिरामिड। बॉटम पे किसको रखते हो? क्वीन को। क्वीन को रखते हो बॉटम पे? सर टॉप पे रखते हैं टॉप पे रखते हो? कैरम खेलते ही नहीं? सर पता नहीं सर, वैसे तो टॉप पे रखते हैं। अरे कहीं रखो यार, टॉप पे रखो, बॉटम पे रखो, है ना। स्ट्राइकर से बहुत तेज आप मारते हो तो नीचे का क्या होता है? वो निकल जाता है और पूरा का पूरा वैसे ही पिरामिड आपका सेफ रहता है। तो रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे, तो चाह रहे कि मैं रेस्ट पे ही रहूं। स्ट्राइकर ने किसको मारा? बॉटम वाले को। तो बाकी ने कहा यार तेरे बॉटम वाले तेरे को जाना है, तू जा, हम रेस्ट पे हैं तो क्या चाहेंगे? रेस्ट पे। हम नहीं चाहते कि हमारा स्टेट डिस्टर्ब हो, तो वो निकल जाता है और बाकी वैसे के वैसे रह जाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं? डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं। ये कर सकते हो आप, करके आना, और फिर कल आपको भी इनवाइट करूंगा, आप इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली करके दिखाओगे आप, है ना। ग्लास वगैरह सारी चीज़ें मैं लेकर लाऊंगा क्या है ही। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, कैरम वगैरह जब खेलना आप तो इसको नोटिस करना कि जब आप स्ट्राइकर से बॉटम वाले को मारते हो, बॉटम वाले मूव हो जाता है, रेस्ट ऐसे ही रह जाते हैं। नॉर्मल आपके घर में बहुत सारे बेडशीट, है ना, और ब्लैंकेट्स वगैरह या जो भी चीज़ें होंगे उसमें बहुत सारी गंदगी भी भरी पड़ी होगी। तो अब कहना कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप इधर से पकड़ लेना, आपका भाई वही या पेरेंट्स होंगे दूसरी तरफ से, उनको बोलना उसको पकड़े, है ना। और नॉर्मल अपने हैंड से ऐसे मारना या किसी स्टिक वगैरह से क्या करना, उसको मारना, तो अपने आप उसके डस्ट क्या हो जाएंगे? साइड हो जाएंगे। होते नहीं होते हैं, है ना। ऐसे कपड़े जो होते हैं, ऐसे कोई क्या करता है, उसको झाड़ते हैं तो उसकी गंदगी क्या होती है? क्यों? तो उसके पीछे यही है कॉज, इनर्शिया। कैसे? अब समझो, मान लो इसके अंदर बहुत गंदगी है, कोई ब्लैंकेट या कोई चादर बेडशीट वगैरह है, ठीक है। तो जैसे ही आपने किसी चीज़ों से इसको हिट किया, क्या किया? हिट किया, तो ये जो बेडशीट है या चादर या जो भी है, क्लोथ है, ये फोर्स लगा, ये गया कहाँ? पीछे। और इसके छोटे छोटे स्पेस में डस्ट थे, क्या थे? डस्ट। डस्ट कहेंगे तो मैं तो रेस्ट में हूँ, मैं रेस्ट में रहना चाहूँगा। चादर तुझे जाना है तो तू जा, तो चादर गया कहाँ? पीछे। और जो डस्ट थे यहाँ के, वहीं पे क्या रह गए? वो मेंटेन। तो दोनों के बीच का क्या हो गया? अटैचमेंट खत्म। तो डस्ट क्या हो गया अपने आप उससे? तो डस्ट क्या चाह रहा था? वो रेस्ट पे रहना। क्यों? नेचुरल टेंडेंसी है, स्टेट नहीं चाहता वो चेंज हो। तो हमने इसको हिट किया, ये पीछे गया और डस्ट रेस्ट पे रह गया, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? डिटैच हो गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ क्या है। सर एक डाउट है सर। सर जैसे गाड़ी के ऊपर कुछ लोग सामान रख देते हैं सर, तो सर वो सामान क्यों नहीं गिरता सर? ठीक है, फिस्ट लिखेंगे हम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग लिखो आप, फर्स्ट, है ना। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट, है ना। दो स्टेट हो गया ना, एक रेस्ट का और एक मोशन का। तो स्टडी वाले मोड में, यूनिफॉर्म मोशन में आप अपने आप को मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो क्या कहता है बच्चे, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम कैसे स्टेट कर सकते हैं? तो स्टेटमेंट आप देख सकते हो, आप साथ साथ लिख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, जो भी उसका स्टेट है रेस्ट का, रिमेन उस स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। या दूसरा स्टेट हो गया यूनिफॉर्म मोशन, उसे भी वो क्या करना चाहता है? उस स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन जो स्ट्रेट लाइन में है ना। अनलेस, जब तक कोई फोर्स उसे डिस्टर्ब नहीं करता, टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक कोई फोर्स उसे डिस्टर्ब नहीं करता, है ना। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स को जनरली और टेक्निकली हमें एक्सटर्नल फोर्स बोलना चाहिए, ब्रैकेट में लिखना, है ना। एक्सटर्नल फोर्स, है ना। एक्सटर्नली कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, फोर्स को अनबैलेंस नहीं कर रहा है, जब तक वो अपने स्टेट को क्या करता है? वो मेंटेन करता है। एक ये, है ना, ये जो भी चीज़ें अभी तक हमने इनर्शिया वगैरह सारा डिस्कस किया है ना, ये सारी चीज़ें, ये लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर आता है ना।
और न्यूटन ने ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या किया, इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया, इनर्शिया का कंसेप्ट वगैरह फर्स्ट लॉ के थ्रू ही न्यूटन ने दिया हमें, है ना। तो सोचो न्यूटन ने कितनी सारी चीज़ें हमें दे दिया है ना, कंसेप्ट्स, कितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट न्यूटन ने बता के। डन हो गया, ठीक है। अप्लाइड फोर्स मीन्स व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स, धीरे धीरे चैप्टर के अंदर जाएंगे तो थोड़ी से और डेप्थ में बातें करते जाएंगे, ठीक है। जैसे फुटबॉल वगैरह बहुत सारे जो जितने भी है ना एग्जांपल्स बताया मैंने, ठीक है। और फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं ना, तो यहीं पे आप मेंटेन कर लो आप ब्रैकेट में, है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे हम बोलते हैं। तो इसके दो नाम हो गए।